आज से हम लोग 11th की बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में यानी कि फर्स्ट यूनिट में टोटल 4 चैप्टर बताए गए हैं। जो पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसमें टोटल कितना है 4 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का ही नाम है लिविंग वर्ल्ड, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। सब्जेक्ट्स की स्टडी से पहले जो उसका बेसिक नॉलेज है वो बहुत जरूरी है। जैसे देखो, चैप्टर्स पढ़ते हैं तो उसके पहले कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया रहता है। जब बुक खोलेंगे तो उसमें दिया हुआ है एक टीचर के लिए नोट करके, वो नोट फॉर टीचर एंड स्टूडेंट्स दिया हुआ है। उसमें देखो वो इसलिए दिया गया है, या फिर जो साइंटिस्ट का थोड़ा सा हिस्ट्री दिया होगा, लाइफ हिस्ट्री के बारे में कि इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या रिसर्च किया, कहाँ पे फेल हुआ, किनको कौन सा प्राइज मिला। वो इसलिए दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स का उस सब्जेक्ट में, उस फील्ड में नॉलेज गेन करने का उनको मोटिवेशन मिले। उनको क्या मिले? मोटिवेशन मिले। नहीं तो सीधा पॉइंट टू पॉइंट दिखा देते हैं कि ये चीज़ें पढ़ लो, एग्जाम्स में पास हो जाओगे। जैसे कोचिंग वाले करते हैं, उनको बच्चों के अंडरस्टैंडिंग से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ उनको उस टॉपिक के बारे में बता देते हैं जो कि एग्जाम्स में आने वाला है। फिर अदरवाइज जो बच्चे जेईई एडवांस क्लियर करते हैं, जो बच्चे मेडिकल्स का एग्जाम क्लियर करते हैं, वो लोग खुद से अपना काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं। जब खुद से अपना काउंसलिंग नहीं, उनके लिए अलग से काउंसलर्स की टीम बैठती है कि इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम्स क्वालिफाई किया हुआ है, तो उनके लिए क्या है, काउंसलर्स बैठे हुए हैं ताकि बच्चों का एडमिशन प्रोसेस समझाएंगे, कैसे एडमिशन होगा, आपके लिए बेहतर डिपार्टमेंट कौन सा होगा। तो ये हाल हो रखा है। जो पहला में दिया हुआ यहाँ पर ए नोट फॉर द टीचर एंड स्टूडेंट्स का पहला लाइन क्या कह रहा है वहां पर कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। पहले वर्ड टू वर्ड तोड़ करके समझेंगे, वर्ड टू वर्ड तोड़ करके समझेंगे। 10वीं तक क्या होता है कि एक ही साइंस की बुक होती है। एक क्या होता है? साइंस की बुक होती है। इसी में फिजिक्स भी रहता है और इसी में केमिस्ट्री भी रहती है और इसी में क्या होती है? बायोलॉजी भी होती है। लेकिन हायर क्लासेस में जाएंगे तो अभी 11th से ही फिजिक्स का अलग से बुक हो जाएगा, केमिस्ट्री की बुक अलग से हो जाती है और बायोलॉजी की बुक अलग से हो जाती है। यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग डिवीजन हो जाता है। और हायर क्लासेस में जाएंगे तो चैप्टर्स के नाम से बुक बनी हुई है। ठीक, जैसे कि एक चैप्टर है इस 12th में इवोल्यूशन करके। इवोल्यूशन पे तो पूरी की पूरी मतलब आई पढ़ेंगे अर्नस्ट मायर सर के बारे में। उन्होंने भी इवोल्यूशन पे बहुत सारे रिसर्च वगैरह किए हुए हैं। और उससे भी हायर क्लासेस में जाएंगे तो टॉपिक्स के नाम से बुक पब्लिश मिलेगी। उससे भी हायर क्लासेस में जाएंगे तो जो एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कॉकरोच के बारे में पढ़ा, या फिर प्लांट्स वगैरह में मान लेते हैं कि नीम, मैंगोज वगैरह का एग्जाम्पल लिया, तो हायर क्लासेस में इस पे पूरा का पूरा बुक ही पढ़ने को मिलेगा। देखो, जो फर्स्ट लाइन है कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ, यहां पर देखो जो लिखा गया है बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। जो ये वर्ड है लाइफ, लाइफ सिर्फ ह्यूमन बींग्स तक ही लिमिटेड नहीं है। लाइफ सिर्फ ह्यूमन बींग्स तक लिमिटेड नहीं है।
आगे एनिमल्स तक, प्लांट्स तक और भी डीप थिंक करेंगे तो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक है। यानी कि जो ये लाइफ यहाँ पर लिखा गया है इसका मतलब है एनिमल्स भी इंक्लूडेड हैं, उसके बाद इसमें प्लांट्स भी इंक्लूडेड हैं, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्या हैं, इंक्लूडेड हैं, और फिर ह्यूमन बींग्स को इसमें नहीं छोड़ा जा सकता, इसीलिए ह्यूमन बींग्स भी इसमें रखे गए हैं। यानी कि जो लाइफ के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, साइंस ऑफ लाइफ, इस लाइफ में इस मतलब और भी सर्टेन बैक्टीरिया वगैरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स आया है। स्टडी जो बायोलॉजी में होगी वो सिर्फ ऐसे ही थियोरेटिकल नहीं होगी, कोई कहानी के बेस पर स्टडी नहीं होगी, टोटली एकदम साइंटिफिक स्टडी होगी। कैसी होगी? साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी से क्या मतलब है? जैसे देखो, एक पुराने से गांव में एक बहुत बूढ़े दादाजी रहते हैं। वो उसको एक छोटे बच्चे को कौवे की कहानी सुना रहे हैं, या फिर एक पीपल के पेड़ की कहानी सुना रहे हैं, या फिर और भी कुछ नदी, तालाब, मछली वगैरह के बारे में कहानी सुना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो दादाजी ने अपने किसी से सुना होगा, या फिर हो सकता है खुद से माइंड से क्रिएट करके हाइपोथेटिकल स्टोरीज वगैरह बच्चे को सुना रहे हैं। तो वैसे कंडीशन में क्या हुआ कि दादाजी ने कोई भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं प्लान करी, साइंटिफिक रिसर्च प्लान नहीं करी, बस उनके मन में आया और उन्होंने बच्चे को लुभाने के लिए क्या किया? कहानी सुना दी। साइंटिफिक स्टडी तब होती जब दादाजी प्लांट के बारे में जाइलम, फ्लोएम, टिश्यू, सेलुलर लेवल तक जा करके सर्टिफाइड जगह जब स्टडी करते हैं तो बोलते हैं कि साइंटिफिकली उनकी स्टडी करी गई है। ठीक, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हमें सिर्फ ये पता है कि ये हाथ पैर ये वो है, लेकिन जो डॉक्टर्स वगैरह हैं या फिर उससे भी हायर लेवल पे जो रिसर्च साइंटिस्ट बैठे हुए हैं वो उसकी एकदम साइंटिफिक स्टडी करते हैं। ऐसा ही हवा में बात नहीं हो रही है, एकदम प्रॉपर वहां पर रीजन देखा तो ये हुआ। हाइपोथेटिकल स्टोरीज वगैरह में तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए सिर्फ स्टडी नहीं, साइंटिफिक स्टडी बायोलॉजी करी जाएगी। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर सेकेंड लाइन में जस्ट आगे दिया हुआ है, इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बाहर का लाइफ तो छोड़ दो कि कौन से प्लेनेट पर कौन सी लाइफ है, वो तो बहुत बात की बात है। प्रेजेंट वगैरह में सिर्फ हम लोग अपने इस अर्थ पे जो भी क्रिएचर है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे बायोलॉजी से लोग क्या समझते हैं कि हाँ ढेर सारा डायग्राम बना देंगे हो जाएगा। जो ऐसे ही नॉर्मल लोग हैं जो बेचारे पढ़ते तो नहीं है, लेकिन उनका क्या कहना है कि बायोलॉजी में हो तब तो तुमको बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम बनाने आता होगा, फिगर बनाने आता होगा। सिर्फ फिगर और डायग्राम्स तक ही लिमिटेड नहीं है, उसके भी आगे जाएगा तो ये भी पता होता है कि हाउ लाइफ इज फॉर्म्ड, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, सॉरी फॉर्मेशन नहीं लिखो, ओरिजिन लिखो। क्या हो गया यहाँ पर? ओरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन का जो शुरुआत है वो कहां से हुआ? सिर्फ शुरुआत हुआ और शुरुआत होकर खत्म हो गया क्या? नहीं, पहले स्टार्टिंग हुआ, उसके बाद फिर डेवलपमेंट हुआ। क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ, और उसके साथ साथ फिर अलग अलग नए नए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ। जैसे ह्यूमन बींग्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, यानी कि फिर हुआ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। आखिर इतने सारे भर भर के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का कैसे डेवलपमेंट हुआ?
हाथी है, कुत्ता है, बैल है, ह्यूमन बींग्स है, छोटे छोटे इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि खुली आंखों से तो दिखते भी नहीं हैं। उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। उसके बाद फिर आगे है कि लाइफ फॉर्म्स की स्टडी। लाइफ फॉर्म्स में वही बैक्टीरिया है, एनिमल है, प्लांट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सब की स्टडी, साथ साथ उनके जो लाइफ से रिलेटेड प्रोसेस हैं। जैसे कि मान लो कि एनिमल है, एनिमल की लाइफ से रिलेटेड प्रोसेस क्या है, क्या ये खाना खाएगा, खाना खा करके क्या ये डाइजेशन करेगा क्या, तो हाँ डाइजेशन करेगा, साथ ही साथ ये रिस्पिरेशन भी करेगा। क्या करेगा, रिस्पिरेशन करेगा। साथ ही साथ अगर थोड़ा और डीप में देखेंगे तो यहाँ पर ये ग्रो करेगा। क्या करेगा, ग्रो करेगा। खाना खा करके सिर्फ बैठा तो नहीं रहेगा, ये ग्रोथ शो करेगा वहां पर। उसके बाद और थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पर जाएंगे तो ये मेटाबॉलिज्म शो करेगा। ठीक, साथ ही साथ कहीं अगर ये एनिमल स्पेसिफिक लेंगे, अगर मान लेते हैं ये डॉग है, क्या ये डॉग है, तो डॉग्स में देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन शो कर रहा है, रिस्पिरेशन हो रहा है। पहले पपी होता है, फिर बड़ा होकर के वो एक कुत्ता बनता है, डॉग एडल्ट बनता है। साथ ही साथ कहीं इसकी स्पीसीज खत्म ना हो जाए तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बनाए रखने के लिए यहाँ पर रिप्रोडक्शन भी इसका एक क्या है, लाइफ का प्रोसेस है। लाइफ का क्या है, प्रोसेस है, यानी कि मेटाबॉलिज्म शो करेगा, ग्रोथ बड़ा होगा, रिस्पिरेशन करेगा, डाइजेशन करेगा और रिप्रोडक्शन करेगा। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, वो एक लाइफ का जो सर्टेन एज फिक्स किया गया है। आगे भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि लाइफ स्पैन एक वर्ड होता है। जैसे देखो लाइफ स्पैन क्या होता है, चलो पहले इसको खत्म करते हैं फिर लाइफ स्पैन को बताते हैं। ठीक, हाँ, तो इतने सारे लाइफ के उसके लिविंग क्या है, प्रोसेसेस हैं, और ये सब कुछ है। कम से कम मेटाबॉलिज्म तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा ही होगा। और देखो लाइफ स्पैन क्या है, अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं तो मेरी एक डेफिनिट क्या है, एज है। मतलब कि या तो हम 80 ईयर्स जी सकते हैं, 90 ईयर्स जी सकते हैं, 70, 75। ठीक, जो लगभग एक आयु बनाई गई है। जैसे मान लो डॉग्स वगैरह की, तो डॉग्स के लिए 12-13 साल से ज्यादा डॉग्स जीता नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि कुत्ता है तो जिए जा रहा है, जिए जा रहा है, मर ही नहीं रहा है। कितना हो गया तो इसका पता नहीं है, 1000-2000 साल से जी रहा है, तो ऐसा नहीं है। उनकी एक सर्टेन लाइफ बनाई गई है कि हाँ ये 13-14 साल तक जिंदा रहता है, फिर डेथ मतलब फिर मर जाता है। या फिर मान लो कि एक घर के बाहर मान लेते हैं कि एक बिल्ली रहती है, तो ये बिल्ली कब से है पता नहीं, मतलब इसका तो मतलब 300-400 साल हो गए, ऐसा नहीं है। ह्यूमन बींग्स भी हैं, मुश्किल से कोई 80 साल, 90 साल या फिर 100 साल, 110 साल। लेकिन जिस तरीके का एनवायरनमेंट चल रहा है, लग नहीं रहा है कि आने वाले टाइम में 60 क्रॉस कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो लाइफ स्पैन वो मैक्सिमम मतलब एक ड्यूरेशन अप्रोक्स बनाया जाता है कि इतने साल तक ये जीवित रहेगा और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, वो मतलब मर जाएगा वो। साथ ही साथ एक और मतलब देखा जाता है कि देखो जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स की हाइट ऐसा नहीं है आप कह देंगे कि 20 फीट का एक ह्यूमन बींग्स था, 25 फीट का था, 70-80 फीट का था, वैसा नहीं। उनकी एक सब कुछ है क्या एवरेज बनाया गया है कि अगर एक ह्यूमन बींग्स है तो मुश्किल से हाँ 6-7 फीट का होगा। ठीक, एक कुत्ता देखे थे तो मुश्किल से हाँ एक हाइट में अगर देखोगे तो 1 फीट का था, 1.5 फीट का था। अब ऐसा थोड़ी था कि 6-6 फीट का डॉग्स घूम रहा है,
ऐसा भी नहीं है 10 फीट का डॉग्स देखो वहां वो जा रहा है, वैसा भी नहीं है। यानी कि ऑन एन एवरेज एक उनका ओवरऑल बताया जाता है कि हाँ ये ह्यूमन बींग्स है तो ये 70-80 साल तक जिएगा, और अगर कुछ हुआ तो डेथ भी कर जाएगा। लाइफ स्पैन नेचुरल बर्थ से लेकर के, मतलब बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का देखो, बर्थ से लेकर जो नेचुरल डेथ है, नेचुरल डेथ से क्या मतलब है, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई भयंकर डिजीज नहीं, कोई और काम नहीं, मतलब एक बच्चा है ग्रो किया और अपनी लाइफ का मतलब हाँ अच्छे से जीवन जिया और फिर लास्ट में जा करके डेथ किया, वो होगा उसका नेचुरल डेथ। ऐसा थोड़ी है कि रास्ते में जा रहा था ट्रक ने मार दिया तो मर गया तो नेचुरल डेथ हो गया, नहीं, फिर वो तो क्राइम ना हो गया। जीवन का भी रास्ते में ही था कि उसका जीवन लीला समाप्त हो गया, तो उसको नेचुरल डेथ नहीं कहा जाएगा। देखो कभी कभी क्या है कि बायोलॉजी में देखते हैं कि बहुत सारा मतलब कॉम्प्लेक्स, मतलब चीजें छोटी हैं लेकिन जब उनकी स्टडी करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे देखो एक सीड है, एक क्या है, सीड है, और इस सीड के अंदर क्या है, इस सीड के अंदर क्या एक कंप्लीट प्लांट छिपा होता है क्या? हाँ, इस सीड के अंदर एक कंप्लीट प्लांट क्या होता है, छिपा होता है। जो आम का पेड़ बहुत बड़ा होता है, ह्यूमन बींग्स से तो बहुत बड़ा होता है, उसका जो गुठली होता है आम का वो कितना छोटा है, उतना बड़ा हो गया। पीपल का वृक्ष हो गया, वट वृक्ष हो गया, उसके बीज तो और छोटे छोटे होते हैं, लेकिन पीपल ट्री, बनियान ट्री तो बहुत दिन तक क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, हजारों हजार साल, 2-2 हजार साल, मतलब लाइफ 5-5 हजार साल तक, उससे भी आगे उस प्लांट की क्या है, मतलब जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, वो ये बात कह सकते हैं कि हम तो जिए जा रहे हैं, मर ही नहीं रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या है कि छोटे से बीज में भी कितना कॉम्प्लेक्सिटी भरा हुआ है कि उसमें पूरा का पूरा एक प्लांट बैठा हुआ है। छोटे से सेल में भी लाइफ होती है। आगे क्या है कि शुरू में, मतलब अभी के टाइम पर ना बायोलॉजी बहुत वास्ट हो गया है। पहले के टाइम में क्या था कि जो साइंटिस्ट लोग थे वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स तक ही रिसर्च रखते थे कि हाँ हम ह्यूमन बींग्स हैं, तुम ह्यूमन बींग्स हो तो चलो हम लोग ह्यूमन बींग्स का ख्याल रखते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनिशियली बायोलॉजी मेनली फोकसेस ऑन ह्यूमन बॉडी एंड इट्स फंक्शन। ठीक, देखो जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स फंक्शन, जैसे ह्यूमन बॉडी का अलग अलग पार्ट समझो। ह्यूमन बॉडी का अलग अलग पार्ट जैसे क्या, जो हाथ है वो एक ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, तो हाँ। क्या जो लेग है वो ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, तो हाँ। जो ब्रेन है वो ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, हाँ। तो जो लंग है वो भी ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, ऑब्वियसली। तो जो लीवर है वो भी है क्या? बिल्कुल है। और किडनी नहीं, किडनी को आप ऐसे अनसुना नहीं कर सकते हैं, आई को भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं, और कान को तो बिल्कुल भी अनसुना नहीं कर सकते हैं। कान को अनसुना करेंगे तो कान तल से सुनना बंद कर देगा। एंड वेरियस टाइप्स, और भी इधर देखो ईटीसी, इधर से भी ईटीसी, यानी कि इतने सारे, बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। अब देखो अगर हाथ की हम अच्छे से स्टडी करेंगे, ये अभी चैप्टर के स्टार्टिंग नहीं है, ये सब इसलिए बताया जाता है ताकि आने वाले चैप्टर्स में आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप में इंटरेस्ट आए, इसीलिए सारी बातें बताई जाती हैं। वरना द लिविंग वर्ल्ड तो अभी लगता है कि 1 घंटे के बाद स्टार्ट होगा अभी। तो जो हैंड, लेग, ब्रेन, लंग्स, ईयर, आई, इन सब चीजों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, अगर हाथ के बारे में अगर डॉक्टर स्टडी नहीं किया होगा तो कैसे हाथ का इलाज करेगा? ठीक, अगर कोई डॉक्टर ब्रेन के बारे में पढ़ा ही नहीं होगा तो कैसे दिमाग का इलाज करेगा?
ईयर के बारे में जैसे होता है ना ईएनटी स्पेशलिस्ट, जब आप मान लेते हैं कि ईयर में कोई तकलीफ हो जाए तो आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, ईयर नोज टंग वाले के पास जाएंगे। इनका कॉमन है कि ईएनटी स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है। अगर किडनी का कोई डॉक्टर है, ठीक, बीन से एकदम बीन मतलब सेम कभी ऐसा है, ठीक। अब किडनी के डॉक्टर हैं तो जब किडनी के बारे में पढ़ाई किया है तब तो उसके बारे में आपको भी समझा पा रहा है और खुद भी समझ पा रहा है बेचारा। पहले उसने खुद समझा हुआ है, तब जाकर के वो पेशेंट्स को क्या कर रहा है, इलाज कर रहा है वहां पर, साथ ही साथ एंड इट्स फंक्शन को भी जान रहा है। अगर उसके फंक्शन को नहीं जान रहा होता तो वो आपको दवा कैसे बता पाता, आखिर उस डॉक्टर को कैसे पता कि ये प्रॉपर फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। अगर मान लेते हैं कि दो आंख है, देखो मान लेते हैं कि यहां पर आई है, ये सुंदर सुंदर क्या है, दो गो आंख है। अब मान लेते हैं कि ये एक व्यक्ति है, देखो ये व्यक्ति है, अगर इस व्यक्ति का एक आंख काम नहीं कर रहा है, ये वाला मान लेते हैं कि आंख काम नहीं कर रहा है, तो उस पर्सन को फिर भी दिख तो रहा है, लेकिन जो आंख का डॉक्टर होगा, जो आंख का क्या होगा, डॉक्टर होगा, ऑप्थेल्मिक डिपार्टमेंट, आंख से रिलेटेड जो होते हैं उनको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मिक डिपार्टमेंट विजन से रिलेटेड है, आंख से रिलेटेड है। तो देखो अगर उसका एक आंख से नहीं दिख रहा है तो जो डॉक्टर होगा आंख का वो बताएगा कि नहीं, आपका आंख जो है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। जो ब्रेन का डॉक्टर है उसको पता है कि हाँ ये अगर ऐसा काम हो रहा है तो इसका ब्रेन क्या है, सही से काम कर रहा है। अगर उसको पता है फंक्शन के बारे में तभी तो पता किया। क्वेश्चंस जो टीचर्स चेक करते हैं, उस टीचर को पहले उसका आंसर पता तो होना चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये है, अगर उसका आंसर ये है तो फिर इसको क्या करो, टिक करो। इसका आंसर ये होना चाहिए था, बच्चा ये लिखा है, काट करके 0 दे दो। तो यानी कि उसको पहले से क्या है, पता है। डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे कि सिर दर्द दे दो, तो नॉर्मल जो दुकान वाला है, जो फार्मेसी वाले हैं, वो तो आपको दवा दे देंगे। लेकिन वहीं अगर आप मान लेते हैं कि आप न्यूरोसर्जन के पास चले गए कि 4 दिन से सर में बहुत दर्द है, तो पहले भी इतना सारा टेस्ट लिखेगा, पहले तो 10-12 हज़ार का टेस्ट लिखेगा और फिर लास्ट में कहेगा कि हाँ ये लो दवाई, सस्ते में हो गया, 10 रुपये का दवाई खत्म हो गया। और वही दवाई तो मेडिकल वाला फ्री में दे रहा, 10 रुपये में लेकर के दे रहा था, टेस्ट भी नहीं ले रहा था। यानी कि लेकिन देखो जो वो डॉक्टर था उसको शक हुआ, क्योंकि उसने उस चीज को डीपली क्या किया है, स्टडी किया हुआ है। जब उस चीज को डीपली स्टडी किया है तो उसको शक हुआ कि हो सकता है ऐसा कुछ होगा। आप जितना ज्यादा चीजों को स्टडी करेंगे, सिंपल सा सिंपल चीजें ही आपको बहुत ज्यादा क्या लगेंगी, कॉम्प्लेक्स लगेंगी। घर में जो छोटा मोटा चींटी घूम रहा है, घर में जो छोटा मोटा चींटी घूम रहा है वो आपके लिए बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है। यहाँ देख लिया कि 4 पैर पे घूम रहा है, आराम से 6 पैर पे घूम रहा है, चीनी खा रहा है, सो रहा है मस्त। लेकिन वहीं जब कोई साइंटिस्ट उसको स्टडी कर रहा था तो वो अच्छे समझ रहा है। हम लोग कहते हैं कि देखो मच्छर काट लिया, ठीक। अब साइंटिस्ट क्या सोचेगा कि वो पहले मच्छर बैठा होगा, पहले वहां पर मसल देखा होगा, प्रोबोसिस इंसर्ट किया होगा, ब्लड सक किया होगा, अभी जाके बैठेगा, 15 मिनट तक फिर नहीं आएगा, यानी कि 15 मिनट के लिए क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, फिर सोचेगा कि फिर भूख लगा है, फिर आके खाएगा। तो आप देखो यानी कि जो हायर लेवल पर स्टडीज हो जाती है तो आपका जो नॉलेज का जो एरिया है ना वो बढ़ जाता है, नॉलेज का एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अब आप सिंपल से सिंपल चीजों को भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर क्या करते हैं, सोचने लगते हैं। सही बात है, जितना आप वास्ट नॉलेज रखेंगे आपकी क्लैरिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा बढ़िया होगी। आगे जो क्या है कि नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स फंक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ मेडिकल साइंसेज, बात बता चुके हैं। डॉक्टर जब उसके बारे में पढ़ा है तभी तो जाकर के आपको क्या कर रहा है, प्रॉपर दवाइयाँ दे पा रहा है।
नहीं तो जो डोनेशन वाले डॉक्टर होंगे वो क्या कहेंगे, फिर वो लोग इलाज करेगा तो पेशेंट बोला ठीक है नहीं हो रहा है। अरे कहाँ से ठीक होगा, पहले उसका प्रॉपर पहले पता तो करो किसको क्या तकलीफ है। अब मान लेते हैं कि किसी को हो गया है बुखार हो गया है, अब आप उसको दर्द का दवा दिए जा रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आंख में दिक्कत है दिमाग का दवा दे रहे हैं, कहाँ से हो जाएगा। यानी कि प्रॉपर जब स्टडी करेंगे तब जा करके आप मरीजों का सही से इलाज कर पाएंगे। आगे क्या कि विद टाइम बायोलॉजी डेवलप विच इज नॉट, हाँ देखो समय बीतता गया, ह्यूमन बींग्स सोचा कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करेंगे तो हम तो बहुत सेल्फिश हो जाएंगे ना। हालांकि ह्यूमन बींग्स आर वेरी सेल्फिश। देखो ह्यूमन बींग्स क्या हैं, सेल्फिश हैं। ठीक, अब देखो ह्यूमन बींग्स सेल्फिश तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी देखो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स ने टाइम के साथ बीतता गया। अब सोचा कि चलो आदमी के बारे में तो बहुत पढ़ाई कर ली, अब थोड़ा सा क्या करते हैं प्लांट्स वगैरह के बारे में भी देख लेते हैं। तो उसने फिर पौधों के बारे में स्टडी शुरुआत करी, फिर आगे चल के थोड़े और सारे जानवरों के बारे में स्टडी करी, और सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करी। ऐसा थोड़ी ह्यूमन बींग्स सीधा उठा और बोला कि आज से हम लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। उधर से दूसरा साइंटिस्ट सो के उठ रहा है, आज से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे। उधर से एक खेत में सोया हुआ आदमी उठ रहा है, नहीं आज से सिर्फ और सिर्फ हम लोग टेरिडोफाइटा की स्टडी करेंगे। अलग अलग एनिमल किंगडम है, सब अपना अपना किंगडम बांट लिया कि आज से हम लोग इस किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे, और मिला जुला करके सरकार का पैसा बर्बाद कर देंगे। एक लेवल से उठते उठते ही चीजों की स्टडी जब की जाती है तब जाकर के आप किसी मतलब अच्छे निर्णय पर पहुंच पाएंगे, ना तो ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर आप निर्णय पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। उसके बाद देखो बेसिक सा जो शुरू में क्वेश्चन था, शुरू में बेसिक सा सारे साइंटिस्ट के मन में जो क्वेश्चन था क्या था कि लाइफ का ओरिजिन क्या है। देखो पता चुका है ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ का ओरिजिन क्या है, डिफरेंट स्पीसीज कैसे बनी है। हम ह्यूमन बींग्स हैं, अलग स्पीसीज हैं, एक चींटी है अलग स्पीसीज है, हाथी है अलग स्पीसीज है, कुत्ता है अलग स्पीसीज है, घोड़ा है अलग स्पीसीज है। ये सभी नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं जब हम बोलते हैं एनिमल्स, देखो जब हम बोलते हैं एनिमल्स तो ये हम लोग क्या सोच लेते हैं, कैट भी एनिमल है, डॉग भी एनिमल है, ऑक्स भी एनिमल है, डोंकी भी एनिमल है उनके लिए, तो हॉर्स भी एनिमल है, इवन आपके लिए तो फिर मान लेते हैं कि लायन टाइगर लेपर्ड कितने सारे तो जानवर हैं, ये सभी एनिमल हैं। लेकिन ये सभी स्पीसीज अलग अलग हैं, सभी का स्पीसीज अलग अलग है। जैसे गांव में होता है एक बजरा के भात, एक होता है उसना चावल के भात, एक होता है अरवा चावल के भात, एक होता है बासमतिया चावल के भात। सब भात है लेकिन सब क्या है अलग अलग है। बजरा के भी भाते होता है लेकिन वो क्या है अलग कैटेगरी में है। जो अरवा चावल का भात है वो भी भाते हैं अलग कैटेगरी में है। ये सभी क्या हैं जानवर ही हैं लेकिन अलग अलग स्पीसीज है इनका, क्या है अलग अलग स्पीसीज है इनका। आगे देखेंगे कि स्पीसीज का भी अलग अलग रोल बनाया गया है यहाँ पर। अलग अगर मान लेते हैं कि कोई स्पीसीज खत्म हो जाए तो उससे अगल बगल के इन्वायरमेंट पर भी क्या होता है फर्क पड़ता है। आगे तक यहाँ पर क्या है कि साथ ही साथ देखो ये डंकी है बेचारा, ये अपना रहता है आराम से। कैट है, हाँ वो थोड़ा लाइट हट गया था। तो देखो अलग अलग जो इन्वायरमेंट है, अलग अलग क्या है जो इन्वायरमेंट है। सपोज दैट कि आप किसी ठंडे इलाके में जा रहे हैं, किसी बर्फीले इलाके में जा रहे हैं, तो वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है अलग है, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है अलग है। आप किसी डेजर्ट वाले एरिया में चले गए तो वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है बिल्कुल अलग है। आप
माउंटेन एरिया में चले गए, हिली एरिया में चले गए तो वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है। ओशियन, ओशियन के अंदर भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। हर जगह का एनवायरनमेंट क्या है, अलग अलग है। यानी कि देखो जो हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब वहाँ के जो भी जीव जंतु है, जो जानवर वहाँ पे रह रहा है, सबका अलग अलग एनवायरनमेंट अपना बना हुआ। जैसे कि मान लेते हैं कि फिश, जो मछलियां हैं इनका एक्वेटिक एनवायरनमेंट चाहिए, ये पानी में रहता है, ठीक। देखो एक आता है थर्मो एसिडोफाइल। ये सारे जो एनिमल्स हैं ये थोड़े गर्म इलाके में पाए जाते हैं, ठीक। यानी कि अलग अलग जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब का रहने खाने का भी क्या है, अलग अलग बंटवारा किया गया। जैसे जो काऊ है, सपोज देखो, नहीं सब, हाँ जैसे जो काऊ है, काऊ क्या खाएगा, काऊ खाएगा ग्रास। लेकिन लायन क्या खाएगा, लायन खाएगा फ्लेश ऑफ अदर एनिमल। लायन तो फ्लेश ऑफ अदर एनिमल खाएगा। वहीं पे जो एंट है, एंट क्या खाएगा, एंट तो शुगर लेगा अपना बेचारा, ग्लूकोज खाएगा वो। ह्यूमन बींग्स क्या खाएगा, तो ह्यूमन बींग सब कुछ खाएगा। क्यों, एनिमल्स जो हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आप बचपन में पढ़े होंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 3 कैटेगरी में बांटा गया था। कौन कौन सा, एक था हार्बीवोरस, एक था कार्निवोरस और एक था ओमनिवोरस। हार्बीवोर वो थे जो सिर्फ घास पत्ते खा करके अपना जीवन चला पाते थे। कार्निवोरस वो थे जो कि मीट वगैरह खाते थे। ओमनिवोरस सबसे हेवी आए कि हम दोनों को खाएंगे। हम किसको खाएंगे, हम दोनों को खाएंगे। अब देखो हाँ, उसके बाद फिर साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग तरीके से स्टडी करी, अलग अलग तरीके से क्या करी, स्टडी करी। जैसे कोई साइंटिस्ट आया मॉर्फोलॉजी के बेस पर उसने स्टडी करी, यानी कि मॉर्फोलॉजी। देखो कोई साइंटिस्ट आया जिसने मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर स्टडी करी। जैसे उसने स्ट्रक्चर पकड़ा, स्ट्रक्चर को बेस बनाया कि स्ट्रक्चरली ये कैसा है, स्ट्रक्चर के बेसिस पर स्टडी करी। उसके बाद फिर उसने कुछ साइंटिस्ट आया फिजियोलॉजी पकड़ा, फिजियोलॉजी यानी कि फंक्शन के बेसिस पर उसने फंक्शन को बेस बनाया, स्टडी करी। उसके बाद फिर आगे चलते हुए टैक्सोनॉमी आया, क्लासिफिकेशन आया, इस बेसिस पर स्टडी करते गए। देखो टैक्सोनॉमी आते गया, क्लासिफिकेशन हुआ, नोमेनक्लेचर हुआ, यानी कि अलग अलग चीजों का बेस बनाया गया। देखो कोई भी चीजों की स्टडी करते हैं तो पहले उसका एक आधार बनाते हैं कि मान लेते हैं कि हमने एक क्लास में डिवीजन किया, हमने एक क्लास में क्या किया, डिवीजन किया, बच्चों का बंटवारा कर दिया। जब बच्चों का बंटवारा किया तो आखिर किस बेसिस पर बच्चों का बंटवारा किया, क्या उनके जेंडर के बेसिस पर बंटवारा किया कि हाँ लड़का एक तरफ बैठो लड़की एक तरफ बैठो, उनके हेयर्स के बेस पर क्लासिफाई किया, लॉन्ग हेयर वाले इस साइड बैठेंगे, शॉर्ट हेयर वाले इस साइड बैठेंगे। ईयर पियर्सिंग के बेस पर क्लासिफाई किया कि जिनके कान छीदे हुए हैं वो इस तरह बैठेंगे, जिसका कान ठीक है वो इस तरह बैठेगा। यानी कि अलग क्लासिफिकेशन करने का अलग अलग मेथड हो सकता है। हमने आज बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दिया, इस बेसिस पर जिनके नाखून बड़े हैं वो क्लास से बाहर जाएंगे, जिनके नाखून सही है छोटे हैं वो क्लास के भीतर बैठ करके पढ़ाई करेंगे, जिनका ड्रेस गंदा है वो क्लास से बाहर आ जाएंगे, जिनका ड्रेस साफ है वो क्लास के अंदर बैठेंगे। यानी कि क्लासिफिकेशन करने का
सबका अलग अलग तरीका हो जाता है। देखो ये सब करते करते क्या होगा कि बायोलॉजी इतना एकदम वास्ट बन गया, क्या होगा, बायोलॉजी इतना फैल गया पूरा कि उसका अलग अलग पार्ट बना दिया गया। अलग अलग क्या बना दिया गया, पार्ट बना दिया गया। जैसे कि देखो जो बायोलॉजी है 10th तक तो आप बायोलॉजी ही पढ़ते हैं, ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री सब एक ही में है। उसके बाद फिर जूलॉजी हो गया, ठीक। उसके बाद फिर आगे चल करके माइक्रोबायोलॉजी, देखो बायोलॉजी से ही निकल करके बोटनी जूलॉजी आया हुआ है, ठीक। बोटनी हुआ, जूलॉजी हुआ, फिर आगे चल के क्या हुआ, माइक्रोबायोलॉजी हुआ। सबसे पहले बायोलॉजी, देखो सबसे पहले जो था वो था बोटनी, इसको पहले लाया गया था। फिर जूलॉजी को सेकंड नंबर पर लाया गया। उसके बाद थर्ड में जो अलग हुआ वो माइक्रोबायोलॉजी हुआ, ठीक। यानी कि पहले बोटनी आया, फिर जूलॉजी आया, फिर आगे चल करके और नॉलेज वास्ट हुआ, हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी को कर दिया कि नहीं, अब लगता है कि इस बॉटनी जूलॉजी से ऊपर उठ करके और छोटे लेवल पे रिसर्च करो। किसमें, तो वो बैक्टीरिया को पकड़ो जो दिख भी नहीं रहे हैं। सोचो कि कितना ज्यादा टफ रहा होगा शुरू में ये सोचना कि जो चीज दिख भी नहीं रहा है उसकी स्टडी करनी है, जो चीज दिख भी नहीं रहा है उसकी क्या करनी है, स्टडी करनी है। सिर्फ स्टडी नहीं करनी है, उनका फंक्शन भी देखना है। और बात, फंक्शन के साथ साथ अब क्या करना है कि मतलब एकदम न्यूरल लेवल पर देखना है कि अब एकदम पूरा फोकस एकदम सेल टू सेल पढ़ना है, और बात हो गई। तो इस तरीके से नॉलेज बढ़ता गया। हम लोगों ने बायोलॉजी में भी क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया गया, क्या, हाँ देखो बायोलॉजी सिर्फ अपने तक लिमिट नहीं रहा, अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ क्या किया इसने, मीटअप किया। अभी आजकल क्या होता है, क्रिएटर लोग मीटअप रखते हैं कि वो उससे मीट कर रहा है, उससे मतलब मीटअप रख रहा है, वो उसको पहचान, उससे पहचान बढ़ा रहा है, उससे पहचान बढ़ा रहा है। आगे पीछे ये सब्जेक्ट्स में नहीं रहे, सब्जेक्ट्स ने मीटअप कर लिया। देखो किसके साथ, अगर जो बायोलॉजी था वो मीटअप कर लिया किसके साथ, केमिस्ट्री के साथ, बन गया क्या, बायोकेमिस्ट्री, बन गया क्या, बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद बायोलॉजी ने किसके साथ मीटअप कर लिया, फिजिक्स के साथ, बन गया बायोफिजिक्स। उसके बाद फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स बन गया, फिर मतलब इन्वायरमेंट वगैरह के साथ इकोलॉजी वगैरह, इकोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब के साथ मीटअप करके उसने क्या बना लिया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स बना लिया। यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट से उसने क्या किया, इंट्रोडक्शन किया। अलग अलग सब्जेक्ट्स ने इसमें एंट्री ली अपनी, एकदम वाइल्ड कार्ड एंट्री, और फिर जा करके नया नया सब्जेक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे कि देखो यहाँ पर, हाँ, जब बायोलॉजी में केमिस्ट्री आ गया बेचारा, तो ये बन गया बायोकेमिस्ट्री, ठीक। उसके बाद फिर थोड़े बहुत फिजिक्स के लॉ वगैरह आने लगे इसमें, ये आ गया बायोफिजिक्स आ गया। फिर क्या आ गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। देखो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या है, कंप्यूटर साइंस वगैरह, जो, हाँ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कंप्यूटर साइंस वगैरह थोड़ा बहुत इंक्लूड होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर और कौन सा है जी, हाँ, तो केमिस्ट्री वगैरह के जो, देखो सिर्फ केमिस्ट्री केमिकल्स तक ही नहीं है, केमिस्ट्री आपके वॉशरूम से लेकर बाथरूम तक केमिस्ट्री ही है। सुबह साबुन से नहाएंगे, केमिकल्स हैं, शैम्पू यूज करेंगे, केमिकल है, हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं, केमिकल्स हैं। अभी के टाइम पर तो हम लोग अधिकतर चीजें सिर्फ केमिकल का ही कंजम्पशन किए जा रहे हैं, और जब वो केमिकल का कंजम्पशन एक्सेस हो जाता है तो हम जा करके फिर क्या लेते हैं, अलग से केमिकल लेते हैं। जो दवा खाते हैं हम, वो केमिकल्स ही तो है, देखो, सॉरी, हाँ, तो जो मेडिसिन वगैरह हम ले रहे हैं वो क्या है, केमिकल है। आगे चल करके बहुत सारे कुछ साइंटिस्ट वगैरह हुए, मेंडल हुआ, मेंडल ने जेनेटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्या किया, तबाही मचाई बेचारे ने, एकदम पूरा रिसर्च वगैरह किया। फिर मतलब हाँ, उसकी जो रिसर्च वगैरह थी उसको रीडिस्कवर हुआ।
रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल रिसर्च एक्सपेरिमेंट पढ़ना है आपको, जो कि मतलब 20th सेंचुरी में उसका रीडिस्कवरी हुआ था, जिसने जेनेटिक्स को वेरी मतलब जेनेटिक्स के बदलाव में बहुत बड़ा रोल रहा किसका, मेंडल का। मेंडल तो 10th में पढ़े ही होंगे, और वही जिसका मटर खो गया था, मेंडल और मटर बेचारा तबाह हो जाता है सब इसमें। आगे इसके बारे में पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। पुनेट स्क्वायर इसी में जेनेटिक्स में ही, जब ये मेंडल बेचारा गया वहां पर, तो जो इसने लॉ दिया था वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसने मैथ का क्या लिया, सहारा लिया। अब लोग गणित वैसे ही कमजोर था बायोलॉजी में, तो उसने चूंकि मैथ्स का रूल्स को इसमें इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए शुरू में जब इसने अपना कुछ जो लॉ वगैरह देना चाहा, तो इसका बहुत अपोज भी हुआ था कि ये कैसा इक्वेशन लेकर क्या है, देखो अलग से घुसा रहा है, कुछ मैथमेटिक्स लगा रहा है, इसको हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन चूंकि ट्रुथ है, एक्सेप्ट करना है, तो लास्ट में इसको भी क्या हुआ, अच्छा खासा नाम हो कि हाँ मेंडल बहुत कुछ काम किया। आगे चल के डीएनए का स्ट्रक्चर भी हुआ, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तो देखे ही होंगे ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मोस्ट पावरफुल एंड डोमिनेंट फील्ड ऑफ बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बुक होता है, अलग से कहना कि जो टॉपिक जो वर्ड पर है एग्जांपल्स में उसका पूरा क्या बना है, सब्जेक्ट छोड़ो डिपार्टमेंट बना हुआ है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिपार्टमेंट है, कॉलेज वगैरह में जाएंगे तो डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सबसे मतलब होता है ना कि एकदम वास्ट वाला, कि इसमें जिसका एडमिशन हुआ मजे ही मजे आ जाएंगे। वहां पर यह डोमिनेंट फील्ड, डोमिनेंट का क्या मतलब होता है कि उसका चलाना है, कि मतलब हाँ ये कुछ है, उस हिसाब से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी मेनली फोकस किया था लाइफ फोकस एंड मैकेनिज्म। हाँ एक और देखो, एक और बुक में लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो साइंटिस्ट वगैरह ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड कुछ रिसर्च करते हैं, ह्यूमन बींग्स से कुछ रिलेटेड क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशियल हों, गवर्नमेंट के द्वारा उनको ज़्यादा फंडिंग मिलती है, उनका ज़्यादा क्या होता है, नाम होता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जो मतलब लाइफ प्रोसेस को समझाते हैं, जो लाइफ की मैकेनिज्म को इजीली समझा पाते हैं, उनको ज़्यादा फंड मिलता है, ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट मिलता है, रिकॉग्निशन ज़्यादा मिलता है। होता है ना कि हाँ ये कौन से डॉक्टर हैं, जो न्यूरोसर्जन है उसका अलग ही लेवल मचा हुआ है, जो प्रोफेसर वगैरह लोग हैं अलग ही लेवल है। क्यों? क्योंकि उसने उस फील्ड में एकदम मचा रखा है। ठीक, तो होता है ना कि हाँ ये क्या काम करता है, इसरो में साइंटिस्ट है वो, लेकिन वो साइंटिस्ट किसका पार्ट है, तो इसरो का पार्ट है। साइंटिस्ट लोग इसरो में काम कर रहे हैं, वहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर। तो यानी कि देखो छोटे मोटे भी साइंटिस्ट हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट उससे चिपका हुआ है इसरो से, उसका अलग ही क्या है, रिकॉग्निशन है। तो जो भी साइंटिस्ट वगैरह लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में सर्च कर रहे हैं, उनके फंक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उनको ज़्यादा फंडिंग गवर्नमेंट दे रही है कि हाँ और रिसर्च करो और ह्यूमन बींग्स की लाइफ को क्या करो, इजी करो। लेकिन जितना रिसर्च होता है ह्यूमन बींग्स का लाइफ क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। अब देखो, सो बायोलॉजी डिवाइड इनटू क्लासिकल एंड मॉडर्न बायोलॉजी। इसके बाद है फिर क्लासिकल मॉडर्न बायोलॉजी, थोड़ा बहुत देखना है। देखो, रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन इंक्रीज्ड एंड हाइपोथेटिकल बिकम लेस। ये हो गया, जैसे जैसे रिसर्च बढ़ा, जैसे जैसे क्या हुआ, रिसर्च बढ़ा, तो हाइपोथेसिस कम होने लगा। हाइपोथेसिस का मतलब है कि हम कह रहे हैं कि नहीं शायद 2 2 5 या फिर 2 2 6, नहीं 2 2 3 होता होगा। नो 2 2 3 और 5 के बीच कुछ होता होगा। बोला कि नहीं 2 2 3.5 एंड 4.5 के बीच होता होगा। तो ये सब क्या था, एजम्पशन था कि अपना खोपड़ी लगाया कुछ, हाँ ऐसा होता होगा वैसा होता होगा कर करके उसने लिख दिया। लेकिन जैसे जैसे कैलकुलेशन आगे बढ़ा, वास्ट हुआ, मतलब डेवलपमेंट हुआ, तो कैलकुलेटर आया,
अब सीधा देखना है क्या है, हाइपोथेसिस लगाना, सीधे 2 × 2 करो कितना है तो 4, सीधे 4 लिखो। तो जैसे जैसे रिसर्च बढ़ते गया हाइपोथेसिस कम होता गया। क्यों हाइपोथेसिस इसलिए कम होता है क्योंकि अब तो सारी चीजें प्रैक्टिकल है, करके देख लीजिए सीधी। तो वैसे में फिर हाइपोथेसिस क्या हो गया, अब लोग उतना एजम्पशन, विजनरी, तो मतलब जो होता है ना कि हाँ मुझे देखो वहां पर लग रहा है कि पानी है, मिराज वाला सीन, कि वहां पे देखो मुझे लग रहा है कि वहां पर पानी है डेजर्ट में, लेकिन वहां पानी नहीं है। तो फिर बाद में रिसर्च होगा कि नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, वहां पर सिर्फ एक क्या होता है, झूठ मूठ का दिखावा होता है कि हाँ वहां पे ऐसा कुछ है। जैसे क्या होता है, जो झूठ मूठ का आशा दिलाते हैं कि नहीं हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, फिर कुछ नहीं करवा पाते हैं, तो वो हाइपोथेसिस है। लेकिन जिनका सीधा कनेक्शन है वो कहते हैं कि हाँ चलो फिक्स तो फिक्स, क्यों प्रैक्टिकल कनेक्शन है उसका, जरा अपना हो गया उसका। अभी देखो आगे, यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ डिस्कवरी, ये क्या है देखो, यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ डिस्कवरी। यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ डिस्कवरी से क्या मतलब है, यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ डिस्कवरी से ये कहना है कि हर एक बायोलॉजी का पार्ट इवन वो एक ना एक सिंपल धागे से जुड़ा होता है। जैसे ये माला है, ये क्या है, माला है, ये क्या है, बीट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 10 कर लो, 9 10 क्यों 11 करो, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बीट्स हैं। बीट्स का ये बीट्स कहलाते हैं, ये बीट्स मीन्स मोती, ठीक, 11 मोतियों का जो माला है, सभी मोती अलग अलग है, लेकिन ये एक कॉमन चीज से जुड़े हुए हैं, इस थ्रेड से। इस थ्रेड से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो उसी प्रकार से जितने भी सब्जेक्ट्स के नॉलेज हैं, हाँ, तो जितने भी बीड्स हैं ये कॉमन थ्रेड से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से जितने भी बायोलॉजी के अलग अलग सब्जेक्ट्स के नॉलेज हैं वो भले सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड हो गए, लेकिन वो जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होते हैं। उसे कहता है कि यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ डिस्कवरी। डिस्कवरी हो रही है लेकिन वो सभी क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बायोलॉजी क्या करते हैं, लिंक करते हैं। ग्रेट साइंटिस्ट का जो कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है, ग्रेट साइंटिस्ट में जैसे कि देखो अर्नस्ट मायर सर है, डबझांस्की है, हेल्डेन है, खुराना है, मॉर्गन है, मतलब जो है, हाँ, इन लोगों ने वैसे बायोलॉजी के पार्ट को उठाया जिनकी वैल्यू नहीं दी जा रही थी। जैसे जो मतलब क्लासिकल है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इन सब में क्या किया इन्होंने, अपना पूरा पूरा काम किया, सहयोग दिया। इन सब सब्जेक्ट्स को भी क्या किया, ऊपर लेकर के आए। लेटर ऑन बायोलॉजी रिलेटेड टू मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोलो ना, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स वगैरह हुआ। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि देखो कोई अगर केमिस्ट्री पढ़ रहा है, ठीक, या फिर कोई मान लेते हैं कि फिजिक्स पढ़ रहा है, या फिर मान लेते हैं कोई कहते हैं कि बायोलॉजी पढ़ रहा है। बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी तीनों आ गया, ठीक। अगर कोई केमिस्ट्री से एमएससी कर लिया, फिजिक्स से भी एमएससी कर रखा है और बायोलॉजी से भी एमएससी कर रखा है, ठीक, या फिर और हायर में जाएंगे तो पीएचडी मान लो कर रखा है, ठीक। तो इन तीनों के जो सब्जेक्ट्स में जो कॉमन होगा, कहीं ना कहीं नॉलेज कॉमन थोड़ा बहुत होता ही होता है। केमिस्ट्री वाले थोड़ा बहुत बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी वाले केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री वाले थोड़ा बहुत फिजिक्स में जाएंगे और बायोलॉजी वाला थोड़ा फिजिक्स में जाएगा, और मिला जुला करके तीनों क्या करेंगे। मतलब कि देखो जो सब्जेक्ट्स की नॉलेज की जो बाउंड्री है धीरे धीरे क्या होती जा रही है, मिटती जा रही है। जितना ज्यादा रिसर्च हो रहा है वो सभी बाउंड्रीज क्या हो रही है, मिटती जा रही है। देखो अलग अलग सब्जेक्ट्स का जो नॉलेज है वो इसीलिए मिला जुला कर बनाया गया था ताकि मतलब ह्यूमन बींग्स की लाइफ क्या हो, आसान, ह्यूमन बींग्स की लाइफ क्या हो, आसान हो। वैसे तो अगर इंट्रोडक्शन अगर करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पर। तो चलो यहाँ पर देखो
अपने चैप्टर्स पढ़ाते हैं कि जो यूनिट 1 था, यूनिट 1 क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। एक लेकिन एक और बात बताते हैं कि बायोलॉजी एज इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, इसका क्या मतलब है। देखो कोई सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, 2 और मोर देन 2 सब्जेक्ट, मान लेते हैं कि एक कॉमन प्रॉब्लम है। एक देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर एक प्रॉब्लम है और इसे 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स के हेल्प से लेकर के सॉल्व करने की कोशिश अगर की जा रही है तो इसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स। जैसे मान लेते हैं कि अगर एक जहाज उड़ाना है, क्या करना है, एक जहाज, एक रॉकेट है। देखो अगर एक रॉकेट को क्या करना है, उड़ाना है। सपोज ये हमारा सस्ता सा क्या है, रॉकेट है। अगर रॉकेट को ऊपर उड़ाना है तो थोड़ा बहुत फिजिक्स इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री भी यूज करेंगे, क्योंकि जो फ्यूल वगैरह वो तो केमिस्ट्री है ना। फ्यूल का जो टेम्परेचर वगैरह है, फ्यूल को कैसे मेंटेन रखना है, वो तो क्या करना है, केमिस्ट्री है। जो थ्रस्ट वगैरह है, मेटल वगैरह है, वो सब क्या है, मेटल वगैरह की स्टडी तो केमिस्ट्री होगी ना। तो उस हिसाब से एक प्रॉब्लम एक कॉमन था जिसको मतलब 3-4 लोगों के सब्जेक्ट्स के नॉलेज मिलाकर के सॉल्व किया गया, उनको बोला गया इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स। ठीक, तो यहाँ तक ये थोड़ा बताना था। उसके बाद फिर जो न्यू कॉमन चैप्टर था यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड करके, लिविंग वर्ल्ड में हर एक चैप्टर के पहले एक साइंटिस्ट का इमेज दिया होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, कहाँ गया ये देखो, अर्नस्ट मायर सर दिया हुआ यहाँ पर एनसीईआरटी में। इसके पहले भी एक यहाँ पर एक दिया होता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यहाँ पर एक नोट देकर कुछ दिया होता है, जैसे लाइफ बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। शुरू से ही ह्यूमन बींग्स उतने तो मूर्ख थे नहीं, उन्हें कम से कम ये बात पता था कि क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है। जैसे देखो जो अर्ली मैन है, अर्ली मैन से क्या मतलब है, अर्ली मैन से ये मतलब है कि जो बहुत पुराने एंसेस्टर्स हैं, बहुत पुराने एंसेस्टर्स हैं, एकदम मतलब 5-7 हजार पहले ईयर्स पहले जितने ह्यूमन बींग्स वगैरह थे उनको अर्ली मैन कहा गया है। पर देखो जो अर्ली मैन है, अर्ली मैन को ये पता था कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है, ये कम से कम हर ह्यूमन बींग्स को पता था शुरू से ही। तो जो लिविंग है, लिविंग को कहा गया है एनिमेट और नॉन लिविंग को कहा गया है इनएनिमेट। लिविंग को क्या कहा गया है, एनिमेट कहा गया है, और नॉन लिविंग को इनएनिमेट कहा गया है। नॉन लिविंग का एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है विंड, सी, फायर। ठीक, ये 3 कॉमन एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि जो हवा है एक नॉन लिविंग है, जो सी है जो समुद्र ओशियन वगैरह है वो नॉन लिविंग है, जो फायर है वो नॉन लिविंग है। लेकिन इसका जो सरप्राइजिंग बिहेवियर रहा, इसका जो सरप्राइजिंग बिहेवियर रहा कि जो आग है सब कुछ जला सकता है। ठीक, हवा है कभी आता है इधर से आता है उधर चला जाता है, आग जल रहा है, हवा आया आग तेज हो गया, और तेज हवा आया तो आग बुझ गया। इस तरीके का जो सरप्राइजिंग एक्टिविटी विंड के द्वारा दिखाया जा रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि ये क्या है, गॉड है। तो इन तीनों को मतलब क्या, गॉड की उपाधि दे दी गई थी। मतलब हाँ, वो इन लोग क्या मानते थे, भगवान मानते थे। अर्ली मन दिया गया ना कि विंड, सी, फायर, मतलब लोगों का मानना था कि ये क्या है, भगवान है। यू एंड फियर अबाउट इट, जैसे मान लो कि कोई चीज देखे
उसको देखने के बाद या तो सरप्राइज होंगे, क्यों ये क्या था, डर जाएंगे, हाँ जा ये क्या हुआ, ठीक। सरप्राइज और फियर में बस एक्सप्रेशन का दिखावा होता है यहाँ पर। जैसे कि मान लेते हैं ग्लास टूट गया, जा टूट गया, ग्लास टूट गया, ग्लास टूट गया, यानी कि जो एक्सप्रेशन है वही दिखा रहा है कि या आप आश्चर्यचकित हुए या फिर डरे। वहां पर शुरू में देखो क्या था कि साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन स्टार्टेड वेरी लेटर, मतलब इन सब चीजों के बारे में जो साइंटिफिक स्टडी हुई वो तो बहुत बाद में जाकर के स्टडी स्टार्ट हुई थी। अब लगता है कि कुछ साइंटिफिकली पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ ऐसे हाइपोथेटिकल पढ़ेंगे तो फिर आगे चल के कोई भी आपका जो कॉन्सेप्ट देंगे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। वैसा कॉन्सेप्ट का क्या फायदा, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना। तो उसके लिए एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, साइंटिफिक स्टडी उसकी जरूरी है। अब देखो जब ह्यूमन बींग्स की स्टडी हो रही थी तो सिर्फ एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, देखो यहाँ पर दो व्यू है बायोलॉजी के, देखो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू और एक है बायोसेंट्रिक व्यू। इस एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में ह्यूमन बींग्स को ही सेंटर में रखा गया था, ह्यूमन बींग्स को सेंटर में रखा गया था। ह्यूमन बींग्स को सेंटर में रखने का यह मतलब है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही ज्यादा वैल्यू दी जा रही थी, बाकी जो कुत्ता बिल्ली जानवर है पेड़ है इन सबको कोई ज्यादा वैल्यू महत्व दिया नहीं जा रहा था। तो इससे आपके जो नॉलेज है उसमें लिमिटेड प्रोग्रेस ही देखने को मिलेगा। आप सोचें कि बहुत ज्यादा हम नॉलेज ले लें तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। तो जो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू था उसमें ह्यूमन बींग्स को ज्यादा मतलब वैल्यू दिया गया कि हाँ जो है ह्यूमन बींग्स है, बाकी ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मधुमक्खी गाय भैंस बैल उल्लू जानवर पीपल प्रेक्ष ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। तो ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम है। हो सकता है आप किसी जंगल में गए और वहां पर कुछ बहुत अच्छा पेड़ था जिससे आप अपने घर के फर्नीचर बेस्ट फर्नीचर बना सकते थे, क्योंकि आप अपने ही ज्ञान के घमंड में चूर रहे हैं। आपने पेड़ क्या किया, जला के ठंडा में हाथ सेक गए, ये प्रॉब्लम है। आपने हो सकता है कोई जानवर था कि जिसका दूध एकदम मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोटीन से भरा था, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको वैल्यू नहीं दिया, आपने उसको जंगल में ही छोड़ दिया, जाओ, ठीक। तो इस हिसाब से प्रॉब्लम है। हो सकता है आपने एक प्लांट देखा जिसपे कुछ चीज फड़ा हुआ था, फल लगा हुआ था, और उस पे अगर वो फल लगा हुआ है तो आप देख रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब हम नहीं मानते हैं, सब पेड़ को हटाओ। तो हो सकता है आप वो फल खाते हैं, आप और ज्यादा हेल्दी होते हैं, लेकिन आपने सिर्फ ह्यूमन बींग्स अपने आप को ही सुपीरियर समझा, अपने आप को ही ज्यादा वैल्यू दिया और आपने उस प्लांट के बारे में नहीं सोचा और आपने खुद का है क्या कर लिया, घाटा कर लिया। जब आप खुद को ही सबसे ज्यादा मतलब होशियारचंद समझते हैं तो इसी प्रकार से क्या हो जाता है, घाटा हो जाता है। उसके बाद देखा कि नहीं नहीं एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू से तो बहुत ज्यादा घाटा हो रहा था, सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही सुपीरियर रखा गया था। आगे डेवलप होते होते बायोसेंट्रिक व्यू में गया वो लोग। बायोसेंट्रिक व्यू पे गया तो क्या किया, बायोसेंट्रिक व्यू पे जब गए तो नहीं कहा कि ना ये जानवर है इसको भी मतलब उसी लेवल में रखो, कैटेगरी में रखो, सेम कैटेगरी में रखो, ठीक। ये प्लांट है ये भी हमारे लिए क्या है, वैल्यूएबल है। ये चींटी है ये भी हमारे लिए वैल्यूएबल है। ये हनी भी है ये भी हमारे लिए वैल्यूएबल है। ये एलिफेंट है ये भी हमारे लिए वैल्यूएबल है। यानी कि अलग अलग जो जानवर हैं, अलग अलग जो स्पीसीज वगैरह हैं, वो भी अपना एकदम मतलब बराबर का योगदान इस प्रकृति के साथ शेयर कर रहे हैं। यानी किसी को भी ऊंच नीच के भेदभाव के साथ नहीं रखा गया बायोसेंट्रिक व्यू में। बायो का मतलब लाइफ, यानी कि लाइफ को सेंटर में रखा गया। बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ। देखो बायो का मतलब होता है लाइफ। एंथ्रोपोसेंट्रिक में देखो यहाँ पर सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही सेंटर में रखा गया था, लेकिन जैसे ही बायोसेंट्रिक व्यू की बात आई तो बायोसेंट्रिक व्यू में
लाइफ को सेंटर में रखा गया। अब ये जो लाइफ था, ये एनिमल का भी जीवन हो सकता है, ये प्लांट का भी जीवन हो सकता है, ये ह्यूमन बींग्स का भी जीवन हो सकता है, और समथिंग कॉल्ड एक्स, इसका भी जीवन हो सकता है। यानी कि किसी भी चीज का जीवन हो सकता है। उसके बारे में जो प्रॉपर बंटवारा किया गया वो था बायोसेंट्रिक व्यू कि हाँ ये भी एकदम सेम कंट्रीब्यूशन कर रहा है। उसके बाद आगे देखो कि फॉर सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, हाँ ताकि अच्छे से लाइफ फॉर्म्स की स्टडी हो सके उसके लिए बायोसेंट्रिक व्यू को यूज किया गया था। कुछ सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटीज आई। सिमिलैरिटी जैसे कि हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी, वर्टिकल सिमिलैरिटी आई। देखो हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल, और एक है वर्टिकल। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होता है और वर्टिकल लाइन ऐसे होता है, मतलब खड़ा लाइन होता है ऐसे, ठीक। और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का देखो जैसे कि यहां पर है ये गार्जियन, गार्जियन है मान ले कि हाँ देखो ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के एक हुआ सन और एक क्या हुआ डॉटर हुआ, ठीक। तो देखो पेरेंट्स और इनके बीच में, पेरेंट्स के बीच में और इनके बच्चों के बीच में जो सिमिलैरिटी हुआ वो हुआ वर्टिकल, क्योंकि खड़ी लाइन से जुड़ रही है तो वर्टिकल। देखो जैसे कि देखो यहां पर मान लेते हैं कि जो पापा है और जो उसका क्या है सन है, और इसका क्या है सन का, और पापा क्या है बेटी है। देखो तो पापा और बच्चों के बीच में जो कनेक्शन हुआ ये था वर्टिकल, ये क्या था वर्टिकल। लेकिन जो सन और डॉटर के बीच का जो रिलेशन हुआ ये था हॉरिजॉन्टल, ठीक। समझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमिलरिटीज क्या है, यानी कि जो भाई बहन है, भाई बहन का रिश्ता जो आपस में है वो एक हॉरिजॉन्टल है, और जो बच्चे और गार्जियन के बीच में जो सिमिलरिटीज है उसको कहा गया वर्टिकल सिमिलरिटीज। खड़ी लाइन से जुड़ी तो वर्टिकल, ऐसे लाइन से जुड़ी तो हॉरिजॉन्टल, ठीक। अभी देखो क्या है कि टुडेज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर रिलेटेड टू अ कॉमन एंसेस्टर्स। कॉमन एंसेस्ट्री का क्या मतलब है, देखो कॉमन एंसेस्ट्री का यह मतलब है कि एक गांव है, क्या है एक गांव है, यहीं पर आज एंड अप करेंगे। एक गांव है और एक गांव में शुरू में क्या था कि एक ही बिल्ला और बिल्ली था। एक पूरा गांव में एक ही बिल्ला बिल्ली है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने अपने जनरेशन को आगे किया और आगे जनरेशन करते करते उस गांव में क्या हो गया, ढेर सारे बिल्ला बिल्ली हो गए। अब जब ढेर सारा बिल्ला बिल्ली हो गया तो आपस में लड़ मर रहे थे, आपस में क्या कर रहे थे, लड़ मर रहा था। अब आपस में लड़ मर रहे हैं तो कोई एक होशियार बिल्ली आया, उसने कहा कि अरे नहीं तुम क्यों लड़ मर रहे हो, ये देखो तुम्हारे जो पेरेंट्स थे, इसके पेरेंट्स थे, उसके पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स के मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे वो सेम थे। तो उन दोनों ने लड़ना बंद कर दिया। जब कॉमन एंसेस्ट्री की बात आती है तो कॉमन एंसेस्ट्री की बात आती है तो ह्यूमैनिटी डेवलप होता है। अगर पता चलता है कि अच्छा ये तो मेरा कोई दूर का मतलब रिश्तेदार लगता है तो क्या होता है, हमें उसके प्रति दया आ जाती है। लेकिन पता चला कि नहीं ये तो मेरा बहुत पुराना दुश्मन है, उसको उसी टाइम मार देते हैं हम लोग। लेकिन जब पता चलता है कि नहीं ये तो मेरा बहुत पुराना दूर का रिश्तेदार है तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं, ह्यूमैनिटी शो करने लगते हैं। तो ये एक मतलब जो कॉमन एंसेस्ट्री है, देखो जो कॉमन एंसेस्ट्री जो शेयर करते हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए भी क्या है, बेनिफिशियल है। वो आगे चल करके ह्यूमैनिटी, देखो यहाँ पर जो कॉमन एंसेस्ट्री की बात करी गई है, कॉमन एंसेस्ट्री जब शेयर करते हैं तो ये अपने आप में ह्यूमैनिटी को डेवलप करते हैं। किसको डेवलप करते हैं, ह्यूमैनिटी को डेवलप किया, भाईचारा को बढ़ाया। अगर कॉमन एंसेस्ट्री नहीं होता तो भाईचारा
एकदम बॉटम में चला जाता, कॉमन एंसेस्ट्री है तो भाईचारा एट पीक था। ठीक, तो आज का क्लास यहीं पे था। कल हम लोग सेकेंड लेक्चर अटेंड करेंगे लिविंग वर्ल्ड का। ठीक।